हिंदी भाषा व्याकरण में आज सभी अपने प्रिय साथियों को वर्णमाला के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि हिंदी भाषा का विकास और हिंदी शब्द की उत्पत्ति को लेकर के मैंने कल चर्चा किया था। वो चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया है। आज की डेट में प्रिय साथियों, हिंदी भाषा व्याकरण में आप लोगों को वर्णमाला के बारे में पढ़ाया जाना है और वर्णमाला अब आपको पढ़ना है। ऑल वनडे की सभी परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित कराई जाने सभी परीक्षाएं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस की परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, दारोगा की परीक्षा हो, आपके लेखपाल की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश स्टेट सुपरटेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा में नहीं आता है वर्णमाला, अगर गद्य पद आता है तो इन सभी परीक्षाओं के लिए वर्णमाला का स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय साथियों। और जैसा कि आपको पता है कि आज आपको वर्णमाला पढ़ना है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, वर्णमाला किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? प्रिय साथियों, ये हिंदी वर्णमाला जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन बार बार पेपर में आया हुआ है, वर्णमाला किस भाषा का शब्द है? प्रिय साथियों, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन कभी गलत ना कीजिएगा। अब प्रश्न बनता है, ये जो वर्णमाला लिखा गया है इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 2 पद हैं। 2 पद हैं। पहला जो है वो वर्ण है और जो दूसरा है वो माला है। प्रिय साथियों, आपको ये जानना चाहिए वर्ण क्या होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि वर्ण की जो सबसे लघुतम इकाई होती है उसको हम ध्वनि कहते हैं, और जो वर्ण है वो छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसका विभाजन नहीं होता है, उसी को वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन ना हो, जिसका विभाजन ना हो, उसी को हम प्रिय साथियों वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और इसी को आनासमान भी कहा जाता है। प्रिय साथियों, इसके इतने नाम हैं। ये वर्ण है, अक्षर है और इसी को आनासमान भी कहा जाता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे का लिखते हैं या खा लिखते हैं या गा लिख देते हैं, तो प्रिय साथियों आप लोग ये बताओ, ये एक वर्ण है कि नहीं है? एक अक्षर है कि नहीं है? क्या इसका विभाजन हो सकता है? नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसका विभाजन नहीं होता, और इसी को अक्षर भी कहते हैं और आनासमान भी कहते हैं। यही आपके वर्ण हैं। माला का मतलब होता है प्रिय साथियों पुंज। तो पुंज किस बात का? पुंज का मतलब होता है सार्थक अक्षरों का या वर्णों का समूह, इसी को माला कहते हैं प्रिय साथियों। और दूसरी बात ये रही है, आप लोगों को पता है कि जो पुंज है सार्थक अक्षरों का समूह है या वर्णों का समूह है, इसी को हम शुद्ध रूप में कहते हैं अक्षरमाला। प्रिय साथियों, अक्षरमाला यही वर्णमाला की हिंदी है, इसको अक्षरमाला कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता हो गया
कि वर्ण किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं, वर्णमाला किस भाषा का शब्द है। इतनी बात सभी छात्रों के समझ में आ गया है। जिन लोगों ने हमारी क्लास को दोपहर के समय में लेने का काम किया है, ऐसे सभी छात्रों को आर.एस. पटेल द्वारा हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आगे की पढ़ाई अब शुरू होगी। देखिए, वर्ण और माला मैंने आपको बता दिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम चलते हैं। अब हमें ये देखना है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी जो वर्णमाला है इसकी लिपि क्या होती है। सबसे पहली बात तो यही आती है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और हमारे देश में बहुत सारी लिपियां हैं। हर भाषा को बोलने का, हर भाषा को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये देखना है, जो हिंदी वर्णमाला है इस वर्णमाला की लिपि क्या है प्रिय साथियों। तो देखिए, ये जो वर्णमाला लिखा गया है हिंदी वर्णमाला, इसकी लिपि की हम बात करते हैं। लिपि, तो इसकी लिपि जो होती है प्रिय साथियों वो देवनागरी है। हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि होती है। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि का अर्थ तो अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखा मिलता है, लेकिन जो परीक्षा में आयोग आपको मानता है वो यही मानता है, लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का संकेत। प्रिय साथियों, ध्वनि चिन्हों का संकेत। चिन्ह प्रिय साथियों, चिन्हों का संकेत, चिन्हों जो मैंने लिखा है ऐसे लिखा जाएगा तो सही होता है, या फिर हा के पेट में ना हो ऐसे लिखा जाए प्रिय साथियों तो सही होता है। जो ये चिन्ह होता है वर्तनी के अनुसार कभी परीक्षा में आता है, ये अमान्य है, गलत है। ये सब बातें आपको पढ़ाया जाएगा, जो बोर्ड मानता है उसी को पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का संकेत। इतनी बात हमारे छात्रों के समझ में आया। अब प्रश्न बनता है कि इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है प्रिय साथियों। तो देवनागरी लिपि होती क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने का जो तरीका है वो है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। प्रिय साथियों, कभी गलत ना करना, बाएं से दाएं लिखा जाता है देवनागरी लिपि को। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग परीक्षा में पूछा आता है, और जो दारोगा भर्ती परीक्षा होना है उसमें तो अवश्य पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश की लेखपाल परीक्षा हो, ऐसे तमाम व्यक्तिगत परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि देवनागरी लिपि का अर्थ है, तो उसमें विकल्प रहेगा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो हमें जानना चाहिए बाएं से दाएं। अब देखिए, प्रश्न ये बनता है देवनागरी जो लिपि है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है प्रिय साथियों? उद्भव, तो इसका जो उद्भव हुआ है वो अब ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि ऐसे शुद्ध रूप में लिखा जाएगा प्रिय साथियों, हा के पेट में माँ फिर पूरा माँ, ब्राह्मी लिपि है। और जो ब्राह्मी लिपि है इसको भारत की सबसे प्राचीन लिपि कहा जाता है। प्रिय साथियों, भारत की सबसे जो प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। यह क्वेश्चन सीटेट एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया था, जो केंद्र सरकार के द्वारा परीक्षा कराई जाती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछा था कि जो ब्राह्मी लिपि है ये कैसी लिपि है? तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। और हिंदी भाषा में व्याकरण में जो वर्णमाला है और इसकी जो लिपि देवनागरी है, इसका उद्भव जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये कभी आपको गलत नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न ये बनता है, देवनागरी जो लिपि है इसका दूसरा नाम प्रिय साथियों, इसका जो दूसरा नाम है उसको अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है।
चूँकि ये अक्षरों में लिखी होती है। ये क्वेश्चन प्रिय साथियों 2013 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था कि देवनागरी लिपि का सेकंड नेम क्या है, दूसरा नाम तो अक्षरात्मक लिपि है। और आपके ऑल वनडे की परीक्षा एक दिवसीय में पूछेगा देवनागरी लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए थे प्रिय साथियों, साक्ष्य या प्रमाण। इतनी बात तो सभी लोग समझ ही रहे हो। साक्ष्य या प्रमाण का मतलब इसके बिंदु कहाँ से प्राप्त हुए। तो आपको हम ले चलेंगे गुजरात, और जब गुजरात ले जाएंगे तो गुजरात का एक राजा था, राजा उसका नाम था जयंत भट्ट। और जो जयंत भट्ट थे इन्हीं का एक शिलालेख था प्रिय साथियों। शिलालेख का नाम नहीं बताया गया है। इसी शिलालेख से 7वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास प्रिय साथियों इस लिपि के साक्ष्य या प्रमाण हमको मिले हुए थे। ये जानकारी आपको मैंने देवनागरी लिपि से बता रखा। देवनागरी लिपि क्या है, किधर से किधर लिखी जाती है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, प्रमाण कहाँ से मिले, इसका उद्भव कहाँ से हुआ और वो कैसी लिपि है। तो ये बात मैंने आपको बताया जो कि देवनागरी लिपि के बारे में मैंने बताया। एक क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न ये बनता है प्रिय साथियों कि देवनागरी जो लिपि है ये कितने भाषा की लिपि है, कितने भाषा की लिपि है, कितने भाषा की लिपि है। तो 4 भाषाओं की लिपि है प्रिय साथियों। उसमें आपका हिंदी शामिल है और उसमें आपका दूसरा है देववाणी संस्कृत, और उसमें प्रिय साथियों आपका तीसरा है नेपाली, ये एक भाषा है, और चौथा है प्रिय साथियों आपका मराठी। 5वीं भाषा के बारे में आपको सोचना नहीं है। यही 4 भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। तो अभी तक मैंने देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ाया कि लिपि होती क्या है और हिंदी भाषा व्याकरण की लिपि क्या है। ऑल वनडे की समस्त परीक्षाओं में ये आता है। जितने भी छात्र सहपाठी हमारे वीडियो को देखते हैं, जो वीडियो अपलोड होती है उसको अधिक से अधिक छात्रों के बीच में, अपने हित मित्र जो भी हैं उनके बीच में आप शेयर कीजिए और आप पढ़िए। ये कोरोना महामारी का जो चल रहा है ये चलता रहेगा। सरकार अपने गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा करा देगी और जो लोग सो रहे हैं वो जग जाएं, वरना सोते रह जाओगे। परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट आएगा, नौकरी लोग पा जाएंगे। जो नहीं पढ़ेंगे फिर उनकी हालात और धीरे धीरे जर्जर होगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। आगे आप पढ़ें। तो लिपियों के बारे में मैंने वर्णन कर दिया। आगे इसको मिटा रहे हैं। जो छात्र बैठे भी हैं वो नोट भी कर लें, बाकी आगे चल रहे हैं। अब वर्णमाला की लिपि के बारे में जानकारी मिल चुकी है हमारे छात्रों को कि हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है, कैसे है, कहाँ से उद्भव हुआ, कहाँ से उद्भव नहीं हुआ, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यह है कि अगर जो पढ़ाएंगे इससे अलग अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है और ना आगे आने की संभावना। इसी में से क्वेश्चन मिलना है। शहर के लगभग छात्र तो टीचर से मुताबिक हैं, परिचित हैं, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, अपनी बात को कहना है, आप लोग पढ़िए। ज़्यादा बोलना भी नहीं ठीक है, सिर्फ मतलब की बात करना है। अब आप लोग देखिए, लिपि के बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है प्रिय साथियों। तो प्रश्न ये बनता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। आप लोगों को बीए, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल में टीचर को बताना चाहिए था कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। अब टीचर नहीं बताया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो बताएंगे ही। वर्ण के भेद प्रिय छात्रों, वर्ण के जो भेद की बात आती है प्रिय सहपाठियों, वो केवल 2 होते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्वर होता है और पॉइंट नंबर 2 आपका व्यंजन होता है। तो हमारे छात्रों को ये जानकारी होना चाहिए। स्वर और व्यंजन यही वर्ण के 2 भेद हैं, तीसरा कोई भेद नहीं है।
उसके बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अब इसमें से एक एक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे प्रिय साथियों। व्यंजन को अभी यहाँ से हम ब्लॉट करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग स्वर के बारे में पढ़िए। स्वर की परिभाषा तो लगभग छात्र जानते हैं। सा से स्वर, सा से स्वतंत्र ध्वनि। स्वर ऐसी स्वतंत्र ध्वनि है जिसको बोलने के लिए प्रिय सहपाठियों हमें व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी भी वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती प्रिय साथियों। उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब इसको लिखना पड़ेगा, तभी हमारे प्रिय छात्र इसको जान पाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। हर्ष आ, दीर्घ आ, हर्ष ई, दीर्घ ई। इसके बाद आता है हर्ष उ, दीर्घ उ। इसके बाद आता है री। ए, ओ, आओ। ये प्रिय साथियों अनुस्वार है और ये प्रिय साथियों आपका आहा है। इसको अगर हम लोग काउंट कर लें तो देखें इसकी संख्या कितनी है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्वर की संख्या तो 13 नहीं होती। इसमें जो ये अनुस्वार वर्ण है, ये अंक जिसे कहते हो, ये आपका अनुस्वार वर्ण है प्रिय साथियों। और इसका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान वो है मुख प्लस नासिका। नासिका का मतलब समझ रहे हो ना, नाक होता है। और जो ये विसर्ग वाला वर्ण है प्रिय साथियों, ये आपका आहा, ये आपका विसर्ग है। और इसका जो उच्चारण स्थान है प्रिय साथियों, वो कंठ है। कंठ का मतलब हमारे छात्र समझ रहे हैं, गला। कभी आप लोग गलती ना करना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं जो ना मूल रूप से स्वर है ना व्यंजन। यही दो हैं, अंक और आहा, अनुस्वार और विसर्ग। इनकी संख्या 1 और इनकी संख्या जो होती है 1। लेकिन इनको जो आपका अंक और आहा है, इनको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2। आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन पूछता है अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह के बारे में छात्र हमारे क्या जानते हैं? अगर अभी तक नहीं जान पाए थे तो अब तो जान लें। अयोगवाह का मतलब होता है ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो ना स्वर हो ना व्यंजन हो, उन्हीं को हम अयोगवाह कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है प्रिय साथियों, परिभाषा तो अयोगवाह की परिभाषा यही है, क्या? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना तो व्यंजन, ये इन्हीं को प्रिय साथियों हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। इतनी बात सबके समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं प्रिय साथियों। तो देखिए ये लिखा गया है ए, ओ, औ। इसके भी कई नाम हैं। इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं प्रिय साथियों। इनको मिश्रित स्वर भी कहा जाता है प्रिय साथियों। इनको संध्याक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि संधि में इसका प्रयोग होता है। और इसी में आपके जो ए लिखा है और ऐ लिखा है, ये इनको वृद्धि स्वर कहा जाता है। ये वृद्धि स्वर हैं। और जो ए प्लस ओ होता है प्रिय साथियों, इसको गुण स्वर कहते हैं। 2016
दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया था प्रिय सहपाठियों, ओ कैसा स्वर है? तो विकल्प में था गुण स्वर। यही आपका सही। ए होता वो भी सही होता। ए ओ को गुण स्वर, ए को वृद्धि स्वर कहते हैं। और ये तो संयुक्त स्वर में भी शामिल है, मिश्रित में भी, संध्याक्षर में भी है। संख्या की बात करें तो 4, संख्या की बात करें 4, संख्या की बात करें 4। प्रिय साथियों, अब आगे चलना है। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लें, फिर आगे चलें। जो लोग नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लें, आगे चलेंगे। आगे चलते हैं प्रिय साथियों। तो आप लोग देखिए आगे, और इसमें मैटर इन्वॉल्व हो रहा है। प्रश्न ये बनता है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर, तो मूल स्वर की संख्या प्रिय साथियों 4 होती है। हरस आ, हरस ई, हरस उ और री, इनकी संख्या 4 है प्रिय साथियों। मूल स्वर पूछेगा तो 4। और जो मूल स्वर हैं इन्हीं को प्रिय साथियों हरस्व स्वर भी कहा जाता है। हरस्व स्वर पूछेगा तब भी 4 और मूल स्वर पूछेगा तब भी 4। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं प्रिय साथियों। ये हरस्व आ है, इसको तो मूल स्वर कहते हैं, इसी को हम हरस्व स्वर भी कहते हैं, इसी को मध्य स्वर भी कहा जाता है, इसी को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है प्रिय साथियों, और इसी आ को अर्धविवृत स्वर भी कहा जाता है। ये गलती हमारे छात्र कभी नहीं करेंगे। और जो आ है इसका एक नाम है, इसको समृद्ध स्वर भी कहते हैं प्रिय साथियों। और जो दीर्घा है ये विपरीत स्वर है, गलत ना करना। और एक बात बताएंगे, जो छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है इसको पश्च स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन 2016 में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था, ऊ कैसे स्वर होते हैं? तो पश्च स्वर होते। तो ये तो स्वरों का रहा डेरिवेशन, किस स्वर को हम किस नाम से जानते हैं। अब प्रश्न क्या बना, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या। देखो, स्वर की संख्या पूछता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। अनुस्वार वर्ण कितने हैं? 1। विसर्ग वर्ण कितने हैं? 1। अनुस्वार कितना है? 1। अयोगवाह कितने हैं? 2। स्वर कितने हैं? 11। मूल स्वर कितने हैं? 4। मिश्रित स्वर कितने हैं? तो आपके 4। प्रिय साथियों, गुण स्वर कितने हैं? 2। अभी मैंने बताया ए ओ। वृत्त स्वर कितने हैं? 2 ए ऐ। तो ये तो स्वर के बारे में मैंने बताया। हिंदी वर्णमाला में वृत्त स्वर कितने, कौन से स्वर होते हैं, इनको एक बार मैं वन लाइनर लिख देता हूँ। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं फिलहाल, वन लाइनर पे कंट्रोल कर दे रहा हूँ। और स्वर के बारे में अभी प्रकार पढ़ना है। अभी तो मैंने संख्या का जिक्र किया है, केवल एक एक बिंदु आपको पढ़ना है। आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार जब भी परीक्षा कराए तो आप उसके लिए मजबूती से बने रहें और मजबूती से पढ़ें, मजबूती से ध्यान दें। किसी के कहने में ना आए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि इसी महामारी के समय में लाभ मिल जाएगा। बाकी कंपनी ज़्यादा है, लोग पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, अब इसमें लाभ मिल जाए जो पढ़ेगा। और जो महामारी में रह जाएगा, वो महामारी तो खास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग छात्र हैं, आप लोग केवल खट्टे पदार्थों को खाएं, संतरा अंतरा खा लियो, गुड़ वगैरह खाओ, पानी पियो, एक स्थान पे रहो, कोई महामारी काम नहीं करेगी। ठीक है ना? ध्यान दीजिए।
चलो ठीक, कोई बात नहीं है, एक मुद्दा है। स्वर की संख्या, स्वर की संख्या 11, अनुस्वार वर्ण की संख्या 1, विसर्ग की संख्या, विसर्ग वर्ण की संख्या 1, अयोगवाह की संख्या 2, संयुक्त स्वर की संख्या 4, मूल स्वर की संख्या 4, गुण स्वर की संख्या 2, वृद्ध स्वर की संख्या 2। ये सब मैंने आपको पढ़ाया। अनुस्वार वर्ण मैंने बताया, अंक, विसर्ग मैंने भी आपको बताया, आहा, अयोगवाह मैंने बताया, यही दोनों होते हैं। संयुक्त स्वर मैंने बताया था अभी ना, ए, ओ, औ। मूल स्वर मैंने बताया था अभी ना, आ, ई, उ, री। गुण स्वर मैंने भी आपको बताया था ना, ए, ओ। वृद्ध मैंने बताया था अभी ना, ए, ऐ। तो ये तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बारे में जानकारी आपको मिली। स्वर की संख्या पूछेगा तो 11, अनुस्वार पूछेगा तो 1, विसर्ग पूछेगा तो 1, अयोगवाह पूछेगा तो 2, संयुक्त स्वर पूछेगा 4। ये सब मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आप लोग कलम से उतार लें। ये रहा स्वरों की संख्या और स्वरों के जो बिंदु थे मैंने आपको बताया। अब प्रश्न क्या बनता है पेपर में प्रिय छात्रों, ये मुझे ध्यान रखने की जरूरत है। मेन गाइडलाइन ये है, अब प्रश्न बनता है स्वर के प्रकार के बारे में हमारे छात्र जाने कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग स्वर के प्रकार। स्वर के जो प्रकार होते हैं 3 होते हैं। पॉइंट नंबर जो 1 है हर्ष स्वर है। पॉइंट नंबर जो 2 है दीर्घ स्वर है। तीसरा जो है पुल्ल स्वर है। प्रिय साथियों, हर्ष स्वर का जो उच्चारण होता है, एक मात्रा का समय, संख्या 4, आ, ई, उ और ई। दीर्घ स्वर का उच्चारण जो होता है 2 मात्रा का समय। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 7। 7 4 कितना हुआ? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। ऐसा क्यों? पुल्ल स्वर की कोई संख्या नहीं होती, कोई भी संख्या नहीं। एक क्वेश्चन पूछता है प्रिय साथियों, पुल्ल स्वर का उच्चारण तो कंठ से होता है और पुल्ल स्वर के अंतर्गत ओम, श्री, ये 2 बाण आपके आते हैं। इसके अलावा चाहे जितना बाण आप लिखो, सब के आगे विसर्ग लगाओ। रामः, श्यामः, कृष्णः, मोहनः, ये सब साथियों आपके पुल्ल स्वर हैं। पुल्ल स्वर का उच्चारण विसर्ग से ही होता है, केवल ओम और श्री को छोड़ करके। तो स्वर की संख्या और स्वर के प्रकार एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया कि हिंदी वर्णमाला में। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है, पुल्ल स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? तो 3 मात्रा से प्रिय साथियों
अधिक समय लगता है। ये रहा आपका स्वर, स्वर की संख्या और स्वर के प्रकार। अब इसके आगे जो और पढ़ना है अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास आप लोगों की इसी पर ब्रेक होती है, अगले वीडियो में बात करेंगे।